बच्चों कैसे हो क्या हाल चाल। तो हम आ गए आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि आप देखते हो यार ये बच्चा तो अपने पापा पे चला गया है या ये बच्चा तो अपनी मामा पे चला गया है ना। हम हमेशा ये बात करते हैं कि मेरी आदत उस मतलब मेरे पापा से मिलती है, मेरी आदत मेरी मामा से मिलती है। हम इस तरह की बात करते हैं। अब दरअसल माँ बाप से खूबियाँ कैसे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डीएनए, उसके ज़रिए से। तो आइए बात करते हैं डीएनए को लेके कि डीएनए किस तरह का बना होता है। डीएनए से पहले हम आपको न्यूक्लिक एसिड समझाना चाहेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, तो अगर आप वो नहीं देखना चाहते, सिर्फ डीएनए पढ़ना चाहते हो तो 10 मिनट की वीडियो को स्किप कर देना या 7-8 मिनट की वीडियो को एटलीस्ट स्किप कर देना। तो शुरू करा जाए। हम तो एकदम इन डेप्थ पढ़ाएंगे। अगर आपको ये छोटी मोटी चीजें आती हैं तो फिर थोड़ी वीडियो को आगे बढ़ा लो। चलो तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, पुराने जमाने की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। तो फ्रेडरिक मिस्चर साहब ने क्या किया, उन्होंने पहली दफा पस सेल्स मतलब रेशे के सेल्स, या कई बुक्स के अंदर लिखा होता नहीं पस सेल्स नहीं, ना उन्होंने स्पम्स यूज किए। किसके? फिशेस के स्पम्स, फिशेस के यूज किए। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंडे की सफेदी के जैसा एक फ्लूइड निकलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल के अंदर से, फीमेल के अंदर से भी। अब मेल के अंदर से जो निकलता है ना, अगर आप उसको बड़ा करके देखो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ ऐसे कीड़े चलते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएंगे, दौड़ते हुए नजर आएंगे। इनका नाम हम स्पर्म रख देते हैं। अगर फीमेल को देखोगे तो उनके अंदर गोल गोल दायरे जैसे सेल्स नजर आएंगे, जिनका नाम हम एग रख देते हैं। और ये स्पर्म और एग मिलते हैं, एक स्पर्म और एक एग ही मिलेगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे बच्चा पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने स्पर्म्स के अंदर देखा और हो सकता है उन्होंने पस सेल्स में। मैं आपको समझाना का चाह रहा हूं। देखिए, एक सेल के सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। अच्छा जी, अब ये न्यूक्लियस सेंटर के अंदर पाया जाता है। लेकिन जैसे आपको पता है ना, हमारे जिस्म को कौन कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग। तो एक सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। समझो, न्यूक्लियस सेल का बड़ा डोन है। यही डिसाइड करेगा कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। याद रहेगा। तो यानी इन्होंने सेल को बड़ा करके, और ये भी एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर नहीं होता बल्कि साइड पे खिसका हुआ होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूम। अभी क्या देखो, इसको जरा बड़ा करके देखा न्यूक्लियस के ओर, तो जब न्यूक्लियस को बड़ा करके देखा तो इनको एक मॉलिक्यूल नजर आया। जो मॉलिक्यूल का नाम इन्होंने बाद में रखा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दिखा था। एसिड क्यों? क्योंकि उसकी नेचर एसिडिक थी। याद रहेगा। अच्छा जी, अब वो किस तरह का होता है बात करते हैं। मिटा दूं। चलो, सो जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज अ पॉलीमर समझते हैं? पॉलीमर मतलब छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बड़ी चीजें बना दें, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, जैसे जो ईंटें मिलती हैं और दीवार बना देते हैं। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एक ही यूनिट बार बार रिपीट होते रहेंगे, एक ही चीज बार बार रिपीटिंग होती रहेगी, कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो पहले देखें, अगर हम आपसे पूछें कि जो दीवार है, ये दीवार किस चीज की बनी है, तो आप बोलोगे सर ईंटों की बनी है। फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या ये दीवार मजबूत है, सोच के बताओ। तो अब आप में से जो अच्छा बच्चा क्या करेगा, उसमें से एक ईंट को निकालेगा और एक ईंट को निकाल के हथौड़े से मार के तोड़ेगा। अगर फर्ज कर लो हथौड़े से मारो और वो ईंट टूट ही नहीं रही, काफी मजबूत ईंट है, तो वो बोलेगा सर ये तो बड़ी मजबूत दीवार है, अच्छी दीवार है, क्योंकि सारी ईंटें मतलब मजबूती पे लगी होंगी। लेकिन जो गधा बच्चा ठा मार के तोड़ना शुरू कर देगा और वो तोड़ के गया सर ये तो बड़ी आसानी से टूट गई देखो, तो अब देखो, अगर मैं फर्ज कर लीजिए एक ईंट को बाहर निकाल लूं, हथौड़े से पुचुक मार के तोड़ूं हथौड़ा, अब क्या होगा? अगर तो वो आसानी से टूट रही है तो हमको पता चल जाएगा यार ये दीवार इतनी मजबूत नहीं है, कमजोर है। और अगर फर्ज कर लीजिए हथौड़े मार रहे हैं वो टूट ही नहीं रही है, इसका मतलब ये दीवार क्या है? मजबूत। समझे? अगर हम एक ईंट को निकालें तो उसके बारे में, पूरी दीवार के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या न्यूक्लिक एसिड के बारे में मुझे पूरा देखने की जरूरत है? नहीं, मैं उसके एक ईंट निकाल लूंगा। जैसे अब न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ लें तो क्या हमको पूरे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा? सोच के बताएं। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें, पहले तो आप देखें, मैं बनाने का चाह रहा हूं। पहले तो आपने बनाना है एक, बड़े गौर से सुना, एकदम तुमको फील करा देंगे यार, तुमने इससे बेस्ट लेक्चर किसी से नहीं सुना होगा, सुनना मजा आएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब मैंने किया गया, मैंने ये पेंटोज शुगर बनाई। पेंटोज शुगर देखें, पेंट का मतलब होता है 5 और ओस का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर।
अच्छा, इसका एक और नाम होता है राइबोज शुगर। जिस लफ्ज के एंड पे OS याद है, समझ आना क्या है, मोनोसेक्राइड। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोसेक्राइड है। अब मैंने किया क्या, देखें, मैंने ना 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन रिंग के अंदर लगाए हैं और 1 कार्बन रिंग के बाहर लगाया है। तो आपने कुछ इस तरह से बना देना है, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। मेरे साथ बोलो, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अच्छा, अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाली फील आ रही है। भाई बड़वा, बात तो सही है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। पोली का मतलब होता है खूब ढेर सारे, मैनी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता था OH। तो अब आप एक काम करो, इनको OH दे दो। जैसे इसको भी OH देना है और इसको भी OH देना है और इसको भी OH देना है। इसको नहीं देना है, इसके साथ पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, इसको नहीं देना। और लास्ट वाले को भी OH देना है, ठीक है। अच्छा, इसको कह दो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। याद रहेगा, तो हर कार्बन को OH दे देना है सिवाय कार्बन नंबर 4 के। अब आप इनके बॉन्ड पूरे कर लो। भैया आपको पता है ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता होता है, 4। इसके देखो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 की कमी, तो मैं 1 हाइड्रोजन दे दूंगा। इसको देखो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, 1 की कमी, तो 1 हाइड्रोजन दे दूंगा। इसको देखो 1 2 3 1 की कमी, तो 1 दे दूंगा। इसको देखो 1 2 3 1 की कमी, 1 दे दूंगा। इसको देखो, इसके सिर्फ 2 ही बने हुए हैं, 2 की कमी, तो इसको हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। याद रहेगा, याद रहेगा। अगर आप नहीं भी याद करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखो कि 5 कार्बन वाली आपने क्या बनानी है, शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, आई रिपीट 4 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर। याद रहेगा, 4 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर। अब मैंने मिटाया क्यों है, आपके आसानी के लिए, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे आप लगा रहने दो, क्यों मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। चलो, अभी तक हमें समझ आ गया। तो ये क्या है, राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अब हम एक काम करते हैं, कार्बन नंबर 1 पे हम लगाएंगे N.B, नाइट्रोजनस बेस। आई रिपीट, नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर के, 5 कार्बन वाली शुगर के कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया नाइट्रोजनस बेस। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 तरह की होती हैं। कुछ होती हैं प्योरिन्स और कुछ होती हैं मेरे प्यारे बच्चों पायरिमिडीन्स। ऐसा आएगा, धीमे धीमे आएगा, थोड़ा मुश्किल लेक्चर है। प्योरिन्स और पायरिमिडीन। अच्छा, तो प्योरिन्स हैं उनके अंदर आती है एडेनिन और आती है गवानीन। अच्छा जी, जो पायरिमिडीन्स हैं उनके अंदर आती है साइटोसिन और उनके अंदर आएगी थायमिन। यूरासिल भी आएगी, उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। अच्छा, याद है जो प्योरिन्स होते हैं ये डबल लिंक है, यानी इसमें डबल लिंक होंगे और दोनों आपस में चिपके हुए होंगे। डबल लिंक, दोनों आपस में चिपके हुए, बनाकर दिखाएं, जैसे ये देखना, ये देखना, डबल लिंक, दोनों आपस में चिपके हुए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, दोनों आपस में चिपके हुए, 2 रिंग। इसके अंदर सिर्फ से एक ही रिंग होगा, सिंगल रिंग वाला। ये देखना, ये सिंगल रिंग, सिंगल रिंग। याद रहेगा। पायरिमिडीन 1 रिंग वाला, प्यूरिन डबल रिंग वाला। यानी अभी तो हमने आपके आसानी के लिए कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लिखा है, लेकिन दिल ही दिल में आप ये बात जानते हो कि नाइट्रोजनस बेस 2 तरह की होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। अगर 2 बॉन्ड, अगर 2 फर्ज के लिए रिंग आपस में चिपके हुए हैं तो प्यूरिन्स है, अगर 1 रिंग है तो पायरिमिडीन है। अच्छा, प्यूरिन्स में एडेनिन और गवानीन आएंगे और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में। चलो, तो अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नाइट्रोजनस बेस। अब आप यहाँ पे अगर आपका दिल करता तो साइटोसिन लगा दो, थायमिन लगा दो, एडेनिन लगा दो, गवानीन लगा दो, मना ही नहीं है, जो मर्जी लगा दो, ठीक है। अच्छा, आप इधर आइए, कार्बन नंबर 5 पे। कार्बन नंबर 5 पे आपने लगाना है PO4, फॉस्फेट ग्रुप। ये कहां से आपको मिलेगा, ये मिलेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से, तो यहां से आपको मिल जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि हमने जो पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलेगी। नंबर 1, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है नंबर 1 राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अच्छा जी, नंबर 2 पे हमको क्या मिलेगा, नंबर 2 पे हमको देखने को मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। अच्छा जी, और हमको नंबर 3 पे क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप। बस, आसान लगा है, मजा आया है, हाँ आया है। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों चीजों को आपस में चिपका दिया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आसान लगा। देखो, 5 कार्बन वाली रिंग लेनी, 5 कार्बन कैसे लोगे, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस और आखिरी वाले कार्बन के साथ यानी 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अगर फर्ज कर लीजिए हम यहां से ये फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकाल दें, ये देखना, अब यहां से हमने इसको बाहर निकाल दिया, अरे वाह, अब ये जो चीज आपके सामने बनी है क्या है,
राइबोस शुगर प्लस ये क्या बचा, नाइट्रोजनस बेस। तो इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। देखो अगर तीनों को मिलाओगे तो न्यूक्लियोटाइड टी से, अगर दो को मिलाओगे जैसे राइबोस शुगर 5 कार्बन वाली और नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। आसान लगा है, आसान लगा है। अच्छा जी, उसके बाद मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए तो अभी उसके बाद अभी बात करते हैं डीएनए की। नजर आ रहा है, ओके, वाह, बढ़िया से नजर आ रहा है। चलो अभी हम बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है। सो डीएनए क्या होता है। अच्छा, अभी याद रखिए जो डीएनए भी क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब छोटी छोटी चीजों को मिलाकर बड़ी बड़ी चीजें बना देना। यस, सो डीएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या, अभी हम बात करते हैं। सो डीएनए इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ऑल्सो क्यों लिखा यार, कोई और भी चीज है, नहीं सिर्फ यही है, पॉलीमर ऑफ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अभी क्या आपको समझाते हैं, फील कराते हैं। जैसे कि अभी आपने दोबारा बनाया था, मेरे साथ दोबारा बनाओ। जैसे अभी आपने क्या बनाया था, देखना, आपने क्या लगाया था, एक ऑक्सीजन, उसके बगल बगल में क्या लगाए थे, 1 2 3 4 कार्बन। अच्छा याद है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और एक कार्बन रिंग के बाहर लगेगा, कार्बन नंबर 5 वाला। अच्छा, कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगाना था, अगर आपको याद हो, नाइट्रोजनस बेस। और कार्बन नंबर 5 पे आपने क्या लगाना था, फॉस्फेट ग्रुप। और अगर आपको याद हो तो हमने इसका नाम रखा था न्यूक्लियोटाइड। टाइड्स नहीं, टाइड बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, ये आपने बनाया था, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने कार्बन नंबर 2 पे OH लगाया हुआ था, बाकी कार्बन पे भी लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 को छोड़ के, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे OH को शो कर रहा हूं। अगर हम फर्ज कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लें, अब क्या होगा भाई, यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया है। अब इधर देखिए भाई, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये क्या है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। अच्छा, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका नाम पड़ेगा डीऑक्सी। देखें, डी का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबो मतलब ये रहा राइबो शुगर 5 कार्बन वाली, और न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। आसान लगा है, बस यही काम करना है। तो डीएनए किसका बना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ये क्या होते हैं, 5 कार्बन वाली शुगर लेनी है, 5 कार्बन में से कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। ऑक्सीजन को जब आप बाहर निकाल दोगे तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बन जाएगा, ये आपके सामने का बना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बस खास बात यह है, अगर आप यहां पे ऑक्सीजन चिपका दोगे दोबारा से तो पता क्या बनेगा, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आसान लगा, आसान लगा। अच्छा, डीएनए है क्या, डीएनए ये परमानेंट स्टोरेज करता है। परमानेंट स्टोरेज किसकी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, परमानेंट स्टोरेज, यानी आपके माँ बाप से जो खूबियां आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं वो दरअसल इसी की वजह से होती हैं, डीएनए की वजह से। ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है? यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यही जमा करके रखता है। यही बताएगा एक इंसान कितना लंबा होगा, एक इंसान का कद कैसा होगा, एक इंसान की स्किन कैसी होगी, एक इंसान के बाल कैसे होंगे, यही बताएगा, डीएनए ही बताएगा। क्लियर है, आसान लग रहा है। अच्छा, डीएनए होता कैसा, डीएनए लेटर शेप्ड होता है, लेटर सीडी की तरह का, लेटर शेप्ड, डबल स्ट्रैंडेड, डबल 2 धागों वाला, डबल स्ट्रैंडेड, ये कुछ इस तरह से देखना, कुछ इस तरह से 2 धागों वाला, ठीक है। अच्छा, ये 2 धागे हमने आपके सामने वैसे बनाए, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर समझ तो बताएं, हेलिकल स्ट्रक्चर ये देखना। आपने वो अक्सर सीढ़ियां देखी हैं, वो सीढ़ियां जो ऊपर चढ़ी होती हैं यार, वो जो लोहे की बनी होती हैं, वो सीढ़ियां कैसे चढ़ी होती हैं, हमने देखा कभी, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे स्प्रिंग के जैसे ऊपर चढ़ी हैं। तो अगर हम यहाँ से डीएनए को खड़े होकर नीचे से देखें तो डीएनए आपको ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कौन सा है, हेलिकल स्ट्रक्चर। कितने धागों वाला है, 2 धागों वाला है। किससे बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अभी और बात करी जाए, चलो मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं, ओके हो गया। अभी थोड़ी और बात करते हैं। जैसे कि पहले तो हम आपके सामने बनाते हैं, फिर से एक दफा, वंस अगेन,
कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन और इसके साथ क्या लगा हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ था, नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, मैं एक और नीचे लेता हूँ, यही इसी तरह का, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर PO4 फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, बड़ी खास बात सुनना, ये जो फॉस्फेट और कार्बन के दरमियान बॉन्ड पाया जा रहा, इसका नाम होता है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो अब क्या होगा, इसका कार्बन नंबर 1 2 3, अब आप ये बात समझ रहे हो ना, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकली होगी ना, डीएनए की बात करें तो ऑक्सीजन बाहर ही निकली होगी। अब यहां का कार्बन नंबर 3 इस फॉस्फेट को देखेगा, फॉस्फेट देखेगा कार्बन नंबर 3 को, दोनों के दरमियान दिल ही दिल में कोई ना कोई राब्ता चलेगा और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये लो, अब दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, अरे वाह वाह वाह, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहां पे भी बना हुआ। तो फॉस्फेट ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए और दोनों ही एस्टर बॉन्ड है। तो क्या नाम पड़ेगा, फॉस्फो। क्यों फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट की वजह से। डाई मतलब 2, 1 2, डाई एस्टर बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो बता देना, क्या बताओगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। क्लियर है, मजा आया, मजा आया। अच्छा, अगर नीचे वाला यहां से आकर ठोकोगे तो नीचे वाला भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो डीएनए की बैकबोन कौन बना रहा, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये चीज अंदर रहने वाली है ना, ये चीजें बाहर रहेंगी। ठीक है, चलो, अभी आपने जैसे ये बनाया ना, अब सेम एक यहां पर आप बनाओ उल्टा करके, ये देखना कुछ ऐसे, ऑक्सीजन, याद है ना, कार्बन 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 कार्बन, ये लीजिए। ठीक है, और एक कार्बन याद है ना, रिंग के किधर लगाना था, बाहर। इस कार्बन के साथ क्या अटैच करना था, फॉस्फेट ग्रुप, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच करना था, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अच्छा, अब याद रखें जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस जो है, अब वो कितनी तरह की, अभी हमने आपको 4 तरह की बताई है। एक होती है एडेनिन, एक होती है गवानीन, एक होती है साइटोसिन और एक होती है थायमिन, साइटोसिन और एक होती है थायमिन। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर मेरे प्यारे बच्चों को जो एडेनिन है वो हमेशा ऑलवेज थायमिन के सामने आएगी। जैसे हमेशा ए के सामने जोड़ना है टी को और इनके दरमियान 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब ये बॉन्ड कौन से, वो तो बाद में बात करते हैं। अच्छा, हमेशा गवानीन और साइटोसिन के दरमियान आपस में बॉन्ड बनाने हैं और बॉन्ड कितने बनाओगे, 3। याद रहेगा, किस किस को आपस में चिपकाना है, एडेनिन के सामने थायमिन को चिपकाना है और गवानीन के सामने साइटोसिन को चिपका देना है। याद रहेगा, ए को टी के साथ जोड़ना है, जी को सी के साथ जोड़ना है, ए को टी के साथ, जी को सी के साथ। चलो ये बताओ, ए के सामने क्या आएगा, बताओ, टी, शाबाश, कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, सी के सामने क्या आएगा, जी, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, याद रहेगा। अच्छा, टी के सामने क्या आएगा, ए, कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, याद रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही समझने में, कुछ नजर भी आ रहा है कैमरे पे, हाँ नजर आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, अभी देखें, अब क्या होगा, अगर फर्ज कर लीजिए हम इस नाइट्रोजनस बेस में अब की बार हम ले लेते हैं थायमीन, तो यहां पर अब आप मुझे बता सकते हो इस नाइट्रोजनस बेस में इन चारों में से कौन सी आकर यहां पे लगेगी, सोच के बताइए। हाँ देखो, जहां पे कहीं टी आएगा तो टी के सामने हमेशा ए ही आएगा, जहां पे शाहरुख खान आएगा उसके सामने हमेशा काजल ही आएगी। ठीक है, जैसे शाहरुख खान और काजल एक दूसरे के लिए बने हैं, तो इसी तरह एडेनिन और थायमीन भी एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर थायमीन आई है तो यहां पर ऑलवेज क्या आएगा, एडेनिन, और कोई चीज को नहीं लगाना है। अब क्या होगा, अब आप मुझे बता सकते हो कि इस एडेनिन और थायमीन में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो 2 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन मैं 2 बॉन्ड को ये 3 डॉट से शो करने वाला हूं, ये देखना। अच्छा जी, ऐसा क्यों शो कर रहा हूं, तो याद रखें, अरे देखो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं ना, तो थोड़ा सा वहां भी वो भी सीख लो। देखो 1 2 3 1 2 3, अब ये 3 बॉन्ड है, ये मैंने 3 डॉट्स बनाए हैं। जहां कहीं ये 3 डॉट्स बने आते हैं ना, इसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझो, डीएनए के तो 2 धागे हैं, जैसे एक धागा ये बनने जा रहा है और एक धागा ये बनने जा रहा है, दोनों धागों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, अभी हमने आपके सामने बनाया था ना, ये देखो, ये फर्ज कर लीजिए मेरे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A C T G C A। अब आपने सीक्वेंस लगाना है, देखो ये A है तो सामने क्या आएगा, T डबल बॉन्ड, C है तो यहाँ पे क्या आएगा, G ट्रिपल बॉन्ड, ये T है तो यहाँ पर A डबल बॉन्ड, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे T डबल बॉन्ड और यहाँ पे G ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा मेरी बात बड़े गौर से सुनना, ये जो इनके दरमियान बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये कौन से बॉन्ड है, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से तो ज्यादा मजबूत है, वैसे कमजोर बॉन्ड है।
देखो अगर इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता, कोवलेंट बॉन्ड होता, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता, तो उसका तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझो। अब सवाल यह है कि फिर हमने इन बॉन्ड को तोड़ना क्यों है। देखें अब ये जो एक धागा ना, इस धागे के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जिस तरह इस बंदे की आंखें किस तरह की होंगी, इस बंदे का नाक कैसा होगा, इस बंदे के बोलने का स्टाइल कैसा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन मसला यह है इस डीएनए को ऐसे पकड़ना, ये दोनों धागों, इस डीएनए को अलग अलग कर देना है, ये दोनों धागे अलग अलग कर देना, तभी हमको पता चलेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। और रेप्लीकेशन पे भी जब डीएनए रेप्लीकेट करता है तो इन दोनों धागों का अलग अलग होना जरूरी है। तो अगर आप इन दोनों धागों को अलग अलग करना चाहते हो तो इनके दरमियान अगर आयनिक या कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता, अरे वो तो बड़े तगड़े बॉन्ड हैं, उनको तोड़ना तो बहुत मुश्किल होता था, समझो। आपको पता नहीं है नमक के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड, तो क्या वो बॉन्ड टूटता है? काम करो, नमक के दाने चूल्हे के ऊपर डाल दो और आग फुल तेज कर दो। अब चाहे आप जितनी बड़ी 10,000 साल के लिए भी रखोगे, नमक पिघलेगा नहीं, समझो। नमक को पिघलाने के लिए 813 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या कई बुक्स में 801 लिखा होता है। अच्छा, और नमक को बॉईल करने के लिए 1413 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। यानी अगर किसी में आयनिक बॉन्ड पाया जाता हो तो उसको तो तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर प्यारे बच्चों इस डीएनए में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते तो इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। तो इसीलिए बनाने वाले ने यानी अल्लाह ताला ने इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड रखे हैं। फील हुआ थोड़ा सा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, 42 किलो जूल पर मोल, बहुत थोड़ी एनर्जी है, 42 किलो जूल पर मोल। कोवलेंट बॉन्ड वगैरह को तोड़ने के लिए एटलीस्ट 200 किलो जूल, इससे ज्यादा ही लगती है, याद रहेगा। अच्छा, एक और बनाओगे, ये देखना कैसे बनाओगे। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ये देखो 4 कार्बन रिंग के अंदर, ठीक है, 1 कार्बन रिंग के बाहर, ठीक है। और इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगाना है, क्योंकि ये कार्बन नंबर क्या है 5, 4, 3, 2, 1। और कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगानी है, नाइट्रोजनस बेस। बस समझे, अगर फर्ज कर लीजिए हम आपके सामने यहां पर लिख दीजिए सी, साइटोसिन, तो इसके सामने क्या आएगा जी, गुआनोसिन या गवानीन जिसको आप कह रहे हो, सॉरी। तो अब इनके दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे, 1, 2, 3, याद रहेगा। जी और सी के दरमियान ऑलवेज 3 बॉन्ड बनते हैं, ए और टी के दरमियान हमेशा 2 बॉन्ड बनते हैं, याद रहेगा। अब ये क्या है, एक धागा, ये कौन सा है, दूसरा धागा, दोनों धागे कुछ इस तरह से बने हुए हैं। अभी खास बात ये हुई कि देखो ये कौन सा है, ये है कार्बन नंबर 3 है ना, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, कार्बन नंबर 3 है। अच्छा, ये कौन सा है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये है कार्बन नंबर 5। यानी अगर आप नीचे से ऊपर जाओ यहां पे तो ये तो 3 से 5 जा रहा है। अच्छा, अब आप जरा इधर रहो, ये कौन सा है, ये देखो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और ये कौन सा है 5। अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है 5, और ये कौन सा है 3। तो ये किधर से किधर जा रहा, ये जा रहा 5 से 3 की तरफ, समझो, ये जा रहा 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की तरफ। हाँ? यानी इसका मतलब डीएनए के जो 2 धागे हैं, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, वो दोनों के दोनों क्या है, एंटी पैरेलल हैं। यानी एक 3 से 5 जा रहा है, दूसरा 3 से 5 आ रहा है। और खास बात यह है, ये देखो है, अब ये वाला ऑक्सीजन खुश है, ये वाला ऑक्सीजन खुश है, क्योंकि दोनों सीधे लगे हैं। लेकिन ये वाले दोनों ऑक्सीजन, अरे ये भी दोनों खुश हैं, ये लो, ये वाला भी ऑक्सीजन खुश और ये वाला भी ऑक्सीजन खुश। क्यों भला? देखो, हालांकि ये 2 तो उल्टे लगे हैं ना, तो इनको तो नाराज होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों भी खुश है और ये वाले दोनों भी खुश है। पता क्यों? देखो, ये समझ रहे हैं, अरे वाह वाह ये तो उल्टे लटके हैं, उल्टे लटके हैं, चिची कितनी गंदी बात है। अच्छा, ये देखो, ये इधर से देख रहे थे, वाह 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 ये उल्टे लटके हैं, उल्टे लटके हैं, कितनी गंदी बात है, चिची। समझे? यानी ये वाले भी खुश हैं और ये वाले भी अपनी जगह पे खुश हैं। अच्छा, अब हम आपसे पूछें कि इस फॉस्फेट और कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड बनेगा? ये देखो, आपको पता है ना, फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 3 में बॉन्ड बनता होता है। ये देखिए, ये फॉस्फेट और अगर कार्बन नंबर 3 में बॉन्ड बनना हो, और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, याद रहेगा। अच्छा, जो डीएनए ना, डीएनए यहां से लेकर यहां तक, ये इसका डायमीटर होता है। सो दी डायमीटर ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2 नैनोमीटर। क्लियर है? मिटा दें, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए, तो अभी हमने समझ लिया कि डीएनए 2 धागों वाला है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए के दरमियान जो बेसिस पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेसिस, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये 2 तरह की हैं, पायरीमिडीन भी हो सकती हैं, प्योरिन भी हो सकती हैं। प्योरिन डबल रिंग वाली हैं, जो पायरीमिडीन है वो सिंगल रिंग वाली है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अच्छा, फिर एक बात याद रखें, देखिए ये डीएनए,
अगर आप गौर से देखो तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखो तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखो तो ये वाली जो चीज है, ये आपको छोटा सा ढक्का नजर आ रहा है, छोटा सा गड्ढा नजर आ रहा है। इस छोटे से गड्ढे का नाम होता है माइनर ग्रूव। अच्छा, अगर आप गौर से देखो, अरे वाह वाह वाह, ये देखो कितना गहरा खड्डा है, इसका नाम क्या होगा? मेजर ग्रूव। समझे? तो डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको दो तरह के ग्रुप नजर आ सकते हैं। ग्रुप मतलब खड्डा, दो तरह के नजर आ सकते हैं, एक माइनर ग्रुप और एक मेजर ग्रुप है। माइनर जो छोटे वाला है, मेजर जो बड़े वाला है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक एक टर्न बनती है, एक टर्न, ये पता है कितना बड़ा होगा? इसका साइज होएगा 3.4 नैनोमीटर। और ये भी आपको याद रखना है, याद रहेगा। मिटाया जाए। चलो, बढ़िया से समझ आ गया है ना। अभी आरएनए की बात करें, चलो आगे। आरएनए क्या होता है? आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम आपको बताते हैं, इनमें फर्क भी बताते हैं, अभी डीएनए और आरएनए में फर्क भी बताते हैं। बहरहाल डीएनए आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं ये किस तरह से बनता है। तो देखें, ये मेरे पास है, ये डीएनए, ये फर्ज कर लीजिए मेरे पास एक डीएनए। मैं थोड़ी इसकी एक आसान सी शेप बनाना चाह रहा हूँ कुछ आप लोगों के लिए। एक ये शेप है, फर्ज कर लीजिए, चलिए एक शेप है डीएनए की। अब देखिए, इस डीएनए में मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए टी, कुछ भी लगा दें, मना नहीं है, ठीक है, जी सी टी ए, कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, अब खास बात, अगर ए आ गया तो ए के बगल में हमेशा क्या आएगा? टी, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, अगर यहाँ पे टी है तो ऊपर क्या आएगा? ए। अगर यहाँ पे जी है तो ऊपर क्या आएगा? सी। अगर यहाँ पे सी है तो ऊपर क्या आएगा? जी। अगर यहाँ पे टी है तो ऊपर क्या आएगा? ए। अगर यहाँ पर ए है तो ऊपर क्या आएगा? टी। याद रहेगा। और आपको पता है इनके दरमियान बॉन्ड कितने बनेंगे, है ना? इनके दरमियान बनेंगे 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड। क्लियर है? अब क्या होगा? अब प्यारे बच्चों, आपको ये बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इनको पुचुक पुचुक करके हाइड्रोजन बॉन्ड को सारे तोड़ देना है। पुचुक पुचुक करके सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना है। अब ये बॉन्ड टूट के अब क्या होगा? अब यहां से आरएनए बनना शुरू हुआ, यहां से आरएनए बन। लेकिन आरएनए की खास बात यह है, अच्छा, ये वाला स्ट्रैंड जिसको देख के अभी आरएनए बनने जा रहा है, इसका नाम होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो धागा जिसके जरिए अभी इसको देख के अभी आरएनए बनेगा। और जो ऊपर वाला है, इसका नाम क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। अभी खास बात यह है, देखें, अगर डीएनए को आपने पढ़ा तो डीएनए में हमने आपको बताया एडेनिन है, गवानिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 है, ठीक है। लेकिन आरएनए में फर्क है। आरएनए में फर्क ये है, आरएनए में एडेनिन भी होगा, यस। अच्छा, आरएनए में गवानिन भी होगा, अच्छा जी। आरएनए में साइटोसिन भी होगा, अच्छा जी। आरएनए में थायमिन नहीं होगा, ये सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क। आरएनए में थायमिन की जगह क्या आता है? यूरासिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है, बहुत सारे फर्क है, अभी बताते हैं। नंबर 1 फर्क उसमें क्या आता है कि डीएनए में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन आती है, और आरएनए में एडेनिन, गवासिन, साइटोसिन और यूरासिल आती है। याद रहेगा। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे अब यहाँ पे आरएनए बनने जा रहा है, आरएनए। अब देखें, ए के सामने अगर आरएनए है, अगर आरएनए बनने जा रहा ना, तो भाई साहब आपने पढ़ा ना, ए के सामने तो टी आता होता था, पर आरएनए के पास तो टी होता ही नहीं है। ये देखो थायमिन, तो अब यहां पर क्या आएगा? यूरासिल, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है? टी के सामने क्या आएगा? ए। तो डेफिनेटली बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? ए। भाई आरएनए के पास ए तो है ना, एडेनिन तो है ना। उसके बाद क्या है? जी। अब जी के सामने क्या आता है? सी। तो ये रहा सी, तो ये हमने आपके सामने सी लगा दिया। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये सी है तो इसके सामने जी आ जाएगा। अब ये टी है तो टी के सामने ए आ जाएगा। अच्छा, ये ए है तो ए के सामने क्या आएगा? क्या इसके सामने टी आएगा या नहीं आएगा? सोच के बताएं। भाई नहीं आएगा, टी तो आरएनए के पास होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। अब आप इसको बाहर निकालो, इस ये धागे को बाहर खींच लो, तो ये धागा कुछ इस तरह से आपके सामने बन के आ गया। क्या क्या लगा हुआ है इस पे? यू लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, ए लगा हुआ है और यू लगा हुआ है। अच्छा, अभी खास बात ये हुई कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसको देख के आरएनए बना है, आई रिपीट, डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसको देख के आरएनए बना, उसका नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। अब ये क्या बन गया? आरएनए। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो डीएनए कितने धागों वाला है? तो डीएनए 2 धागों वाला है, यानी डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। दोहरा मैयार रख रहा भाई, दोहरा। कुछ दोस्त भी होते हैं ना दोहरे मैयार वाले, हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे, मेरे सामने मेरे तो डीएनए भी ऐसे ही है, डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड, एक धागे वाला, एक धागे वाला। एक बात बोल दी तो बोल दी, बस बोल दिया तो बोल दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक धागे वाला।
ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा फर्क, डीएनए 2 धागों वाला, आरएनए सिंगल धागे वाला। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब देखो अभी आपने पढ़ा नहीं, न्यूक्लियोटाइड से बना। न्यूक्लियोटाइड याद है ना क्या होता था? 1 2 3 4 और यहां पर आप क्या लगाते थे? ऑक्सीजन, है ना, और एक कार्बन यहां पर। अब ये क्या होता था? राइबोज शुगर, जिसमें 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। कार्बन नंबर 1 पे आप लगाते थे नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 पे आप क्या लगाते थे? फॉस्फेट ग्रुप। याद हो गया? कर लो याद। अब अगर आपको याद हो तो कार्बन नंबर 2 पे, ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 पे OH लगा होता था। तो अगर आप यहां से ऑक्सीजन बाहर निकाल देते थे तो डीएनए वाली फील आती थी। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी, ऑक्सीजन को बाहर निकालना। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें से ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकालना। यानी अगर ऑक्सीजन लगे रहने दोगे तो आरएनए वाली फील आएगी, और अगर डीएनए में से ऑक्सीजन को, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दोगे तो डीएनए वाली फील आएगी। आसान लगा है? आसान लगा है। यानी आरएनए के अंदर यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। आरएनए दरअसल इसी चीज का बना होगा। अच्छा, आरएनए की टाइप्स भी हैं। आरएनए की टाइप्स भी हैं, जैसे कि आरएनए हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए, नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए की 3 टाइप्स हैं, पर हम ये चाहेंगे आप इनकी टाइप्स के नाम लाजमी याद रखें। अच्छा, अभी देखें, ये जो डीएनए से क्या बना? आरएनए। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। आई रिपीट, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा जी, उसके बाद आरएनए से प्रोटीन्स का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे एक वर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसका मतलब क्या होगा? सोच के बताओ भाई। अगर फर्ज कर लो आरएनए से डीएनए बनने, यानी ये रिएक्शन रिवर्स में चला जाए, तो आरएनए से डीएनए बन रहा, तो क्या नाम पड़ जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आसान लगा है? बढ़िया से समझ आया? तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं